तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है एक बार फिर से उसी क्रम में एक दूसरी कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की जिस सच्ची घटना की बात मैं आपसे करने वाला हूँ, ये कहानी ऐसा नहीं है कि कई साल पुरानी है। अभी शायद कुछ दिन जब गुजरेंगे तो आप सबके सामने ये न्यूज़पेपर में आएगा, क्योंकि ये कहानी इसी साल 2023 की है, इसी फरवरी महीने की है और महज एक हफ्ते पुरानी है। अभी कई चीज़ें इस मामले में क्लियर नहीं हुई हैं, इसलिए शायद मीडिया ने बाकी लोगों ने सुनाया नहीं। लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं ऐसी ही कहानी को आपके सामने लाऊं जो कम से कम महज कुछ दिन पुरानी हो या फिर कुछ घंटे पुरानी हो, क्योंकि अगर कुछ दिन से ज़्यादा पुरानी मैं कहानी सुनाता हूँ और जाहिर सी बात है मेरे अलावा कई और लोग सुना चुके होते हैं, क्योंकि उनकी टीम बड़ी है, शायद उनकी रिसर्च ज़्यादा है। उसके बाद अगर मैं सुनाता हूँ तो फिर ये लांछन लगता है कि तुम वहाँ से चुरा लिए हो, तुम उनके कंटेंट को चोरी करते हो, वो तुमको कॉपीराइट दें, ये ऐसा वैसा। बहरहाल कॉपीराइट देने का अधिकार तो फ़िलहाल किसी के पास नहीं है, चाहे कोई बड़ा चैनल हो कोई छोटा चैनल हो। क्योंकि मेरा चैनल है और कोई इस चैनल को कॉपीराइट दे के या फिर कुछ ऐसा करके डिलीट नहीं करवा सकता। बहरहाल लेकिन ऐसे लांछन जब लगते हैं तो मैंने सोचा कि ऐसे ही कहानियों को कवर करूं जो कम से कम कुछ घंटे या फिर कुछ दिन पुरानी हो। आज की जिस घटना की बात मैं करने वाला हूं, ये कहानी इसी साल 2023 के फरवरी महीने के कानपुर की चर्चित घटनाओं में से एक घटना है। घटना कानपुर के सुरेलू गांव की है। दरअसल सुरेली गांव में एक परिवार ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, घर में ज़्यादा पैसे नहीं थे, घर में लोग ज़्यादा थे। इसीलिए अपने सुरौली गांव के अलग अलग कोनों पे सारे लोग छोटे छोटे मकान बना के एक एक कमरे के दो कमरे के मकान बनवाते हैं। बनवाने के बाद अपने बीवी बच्चों समेत रहने लगते हैं। इनके जो माँ बाप थे वो भी एक अलग मकान में रहने लगते हैं। माँ बाप का जब किसी से मिलने से मन होता तो उसके पास चले जाते, जाने के बाद 1-2 घंटे वक्त गुजारने के बाद अपने घर वापस आते। बाकी जो बूढ़ी माँ थी वही खाना बनाती और जो पिता था वो भी अपना थोड़ा बहुत इधर उधर काम करके अपने घर का खर्च चलाता। और इसी परिवार में एक लड़का जिसकी उम्र महज 35 साल थी, उमेश यादव, वो भी रहता था। अपने सारे भाइयों की तरह जो उमेश यादव था वो भी अपने भाइयों से अलग रहता था। गांव के एक कोने पे उसका एक छोटा सा मकान था। उस मकान पे अपनी पत्नी मोनिका, अपनी बेटी रिया और अपने एक बेटे उत्कर्ष, जिसमें रिया महज 10 साल की, उत्कर्ष महज 7 साल का। मोनिका भी इससे उम्र में छोटी ही थी। ये चारों लोग उसी छोटे से परिवार में, उस छोटे से घर में रहते थे। जो उमेश यादव था, चूँकि अब ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, ना ही ज़्यादा उसके अंदर कोई हुनर था। बीवी का खर्चा, बच्चों का खर्चा, उनकी पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, इसे चलाने के लिए कई तरह के काम धंधे करता है। कभी कहीं कमाने जाता है, कभी कहीं कुछ और करता है। लेकिन जब उसका कहीं मन नहीं लगता और ना ही कुछ ऐसी नौकरी उसे मिल रही थी जिससे सही तरीके से घर का खर्च चलाया जा सके, इसीलिए वो तरह तरह के जुगाड़ लगाता है और अंत में वो एम्बुलेंस चलाने का फैसला करता है। एम्बुलेंस लाता है, लाने के बाद चलाने लगता है। एक हॉस्पिटल से उसकी डील होती है। अब दिन भर ये एम्बुलेंस चलाता, शाम को घर पे आता, ठीक ठाक पैसे मिल जाते। पत्नी भी खुश थी, बच्चे भी खुश थे। और जो उमेश के माँ बाप थे, पिता मथुरा प्रसाद और माँ शिव देवी, वैसे भी माँ बाप को अपने बच्चों की खुशी से ही खुशी मिलती है। तो जो माँ बाप थे जब देखते हैं कि उमेश भले ही दूर रह रहा है, हमसे अलग रह रहा है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में खुश है, अपने बीवी बच्चों से खुश है, तो हम भी खुश हैं। बहरहाल सारी चीज़ें ठीक ठाक तरीके से चलने लगती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, समय बढ़ता है, धीरे धीरे महंगाई बढ़ती है और महंगाई बढ़ने के साथ साथ जो बच्चे थे वो भी बढ़ते जा रहे थे। रिया की भी उम्र बढ़ रही थी, इधर बेटा भी बड़ा हो रहा था, स्कूल का भी खर्चा बढ़ रहा था, इनके कपड़ों का खर्चा बढ़ रहा था। इस खर्च को पूरा करने के लिए भी फिर इनको सोचना पड़ता है। जो पत्नी मोनिका थी वो कहती है कि क्यों ना हम लोग कुछ जानवर पाल लें। अगर घर में कुछ भैंसें रहेंगी, कुछ गायें रहेंगी, तो शायद हम उनका दूध बेच के कुछ पैसे कमा लें।
कम से कम दूध नहीं बेचेंगे तो बच्चों को पिलाने के लिए तो दूध मिल जाएगा। उमेश जब ये बात सुनता है तो उसे भी ये आइडिया समझ में आ जाता है। उमेश जाता है, एक दो भैंस के बच्चों को, एक दो गाय के बच्चों को कम दाम पे लाता है। लाने के बाद चारा पानी का इंतज़ाम करता है। धीरे धीरे जानवर भी बड़े हो जाते हैं, दूध का भी इंतज़ाम हो जाता है। अब मोनिका दूध भी दूसरों को बेचती, इधर उमेश था वो एम्बुलेंस चला के पैसे कमाता। समय गुजरता गया और इसी बीच एक भैंस के बच्चा हो जाता है। भैंस के बच्चा होता है, वो बच्चा भी 1-2 साल में आमतौर पे भैंस हो या गाय हो, उनके बच्चे दूध देने लायक हो जाते हैं। तो जब इस भैंस का बच्चा जब बड़ा हो जाता है और वो भी दूध देने लायक हो जाता है, तो फिर उमेश अचानक से इसी साल 2023 में भैंस बेच देता है। बेचने के बाद पैसे लाता है, 6,000 रुपये में भैंस बिकती है। पैसे लाता है, लाने के बाद घर पे सो जाता है। सुबह सो के उठता है तो देखता है कि जो पैसे हैं वो गायब हो चुके हैं। अब पैसे गायब, इधर जेब में फूटी कौड़ी नहीं, इसको कुछ सामान भी लेना था, सब्जी भी लेनी थी। उमेश को कुछ समझ नहीं आता, परेशान होता है। परेशान होने के बाद अपनी माँ के पास जाता है। माँ से कहता है कि माँ मुझे 100 रुपये दे दो, जो कि सब्जी लानी है, और अभी जो मैंने भैंस बेची थी 6,000 रुपये में, अचानक से पैसे कहाँ गिर गए। वैसे ही मैं पैसे से इतना परेशान हूँ, ऊपर से पता नहीं कि इसकी कौन सी ग्रह दशा चल रही है कि 6,000 रुपये जैसे तैसे करके आए, वो भी अचानक से गायब हो गए। बहरहाल ये बात बोलता है, माँ का कलेजा फट जाता है इतना सुनने के बाद। माँ अपने पल्लू से 100 रुपये निकाल के देती है, कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, लियो पैसे लो, जाओ सब्जी वगैरह ले लो, बच्चे भूखे होंगे, उनको पढ़ने जाना होगा। उमेश भी जाता है, जाने के बाद सब्जी लेता है, लेके वापस आता है। वापस आने के बाद घर पे सो जाता है। अब उमेश की माँ को लग रहा था कि जो उमेश है भले ही आज चला गया हो, लेकिन शायद 1-2 दिन में फिर आएगा मुझसे मिलने, क्योंकि आमतौर पे जो उमेश था अपनी माँ से मिलने ज़रूर 1-2 दिन में जाता था। इधर फरवरी का महीना लग जाता है। 1 दिन बीता, उमेश अपनी माँ के पास नहीं गया। 2 दिन बीता, उमेश नहीं गया, तो माँ को कहीं ना कहीं चिंता होती है कि पहले पैसे गायब थे, अब उमेश भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। माँ जाती है, उसकी पत्नी मोनिका से पूछती है कि तुम्हारा पति उमेश कहाँ है। अब जैसे ही ये बात माँ पूछती है, उसकी पत्नी जो थी ना ही दरवाज़ा खोलती है। आमतौर पे माँ आती थी तो वो दरवाज़ा खोलती थी, अंदर बुलाती थी, बैठाती थी, चाय पानी करवाती थी। जैसे भी थी उसकी सास थी, उसकी पति की माँ थी। लेकिन जब इस बार माँ ने पूछा तो जो उसकी पत्नी थी उसने ना ही दरवाज़ा खोला, ना ही तरीके से बात की, बस अंदर से बोल देती है कि जो उमेश थे वो चले गए हैं एम्बुलेंस लेके। अब ये बात जब माँ सुनती है तो उसे बड़ा अजीब बर्ताव लगता है। वो फ़ौरन भाग के अपने पति के पास जाती है, यानी उमेश के पिता मथुरा प्रसाद के पास। उनसे कहती हैं कि जो उमेश है वो 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहा, आपके पास आया था क्या? तो वो कहते हैं कि मेरे पास भी नहीं है। उसके बाद फिर ये बताती है कि अभी मैं गई थी तो जो मोनिका है वो कह रही थी कि एम्बुलेंस लेके कहीं चला गया, ना ही उसने दरवाज़ा खोला, और उसकी बातों से ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे कुछ छुपा रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो उमेश है वो बीमार वगैरह हो गया हो, या फिर उसने शराब वगैरह पी ली हो, घर में पड़ा हो और ये बताना नहीं चाह रही। इसीलिए आप चलिए, आप कहेंगे तो दरवाज़ा खोल देगी और हम लोग सामने से पूछ लेंगे, और जहाँ तक उम्मीद है वो घर में ही होगा। माँ अपने पति यानी उमेश के पिता को साथ लेके इस उम्मीद में आती है कि शायद अब बहू दरवाज़ा खोल दे। अंदर उमेश लेटा होगा, उमेश दिख जाएगा, शायद उसने शराब वगैरह पी होगी, हम लोग उसे समझाएंगे, कम से कम अपने बेटे को देख लूँ, 2 दिन नहीं देखा। इसी उम्मीद के साथ जो शिवदेवी हैं और जो मथुरा प्रसाद हैं, ये दोनों उसके घर के सामने जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन जो मोनिका थी वो दरवाज़ा खोलने का नाम नहीं लेती। ये तमाशा आसपास के जब लोग देखते हैं, आमतौर में गांव में ये चीज़ होती है कि अगर एक घर में विवाद हो तो सारे गांव के जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं समझाने के लिए कि दरवाज़ा खोल दो या फिर वाद विवाद ना करो। तो जब गांव वाले देखते हैं
कि जो उमेश की पत्नी मोनिका वो दरवाज़ा नहीं खोल रही, उसके बूढ़े ससुर दरवाज़ा पीट रहे हैं, तो लोग भी समझाने के लिए आते हैं, कहते हैं कि दरवाज़ा खोल दो, लेकिन खोलने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच कोई कहता है कि शायद कुछ ऐसा तो नहीं है जो मोनिका छुपा रही है, कहीं ऐसा कोई हादसा तो नहीं हो गया जो मोनिका बताना नहीं चाह रही। क्योंकि हमने नोटिस किया है कि जो उमेश और मोनिका है, इन दोनों के बीच तो आए दिन झगड़ा होता है। अब ये बात जब उमेश का पिता सुनता है तो एक तरह से उसे भी कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है। फ़ौरन ही वो 112 पे फ़ोन करते हैं, 112 नंबर पहुंचती है, पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन पुलिस वालों के कहने पे भी नहीं खोलते। अब उनको भी लगता है कि किस तरह की पागल महिला है, हम महिला पुलिस भी नहीं लाए हैं, दरवाज़ा तोड़ें क्या करें। इसी बीच एक पड़ोसी बताता है कि साहब इसी घर से सटा एक दूसरा घर है, अगर आप उसके घर के अंदर जाएं और उसकी छत से इनके आंगन में उतर जाएं तो शायद ये मामला कहीं ना कहीं अपना काम बन सकता है। ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो चुपचाप मोनिका और उमेश के पड़ोस वाले घर में जाते हैं और वहीं से ही इसके खपड़ैल से होते हुए नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने के बाद जैसे ही अंदर देखते हैं तो मोनिका चुपचाप बैठी है। बहरहाल अंदर से दरवाज़ा खोलते हैं, जो सास ससुर थे वो भी धड़ धड़ा के अंदर आते हैं, पूछते हैं कि उमेश कहाँ है, तो कहती है कि एम्बुलेंस लेके जा चुके। लेकिन अब इस पर पुलिस वाले कहते हैं कि चलो वो जा चुका, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी। अब ये बात जब पुलिस वाले कहते हैं तो ये कभी कुछ बात कहती, कभी कुछ और बात कहती, बार बार इधर उधर बातों का सिलसिला होता है। पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी कि कोई महिला पुलिस नहीं थी, तो ज़्यादा सख्ती बरती नहीं जा सकती थी। लेकिन फिलहाल जो पुलिस वाले थे वो अपना मौखिक दबाव बनाते हैं, तो अंत में ज़्यादा कुछ कहती नहीं, बस इतना कहती कि चाय बिस्किट मंगा दो, मैं बता दूंगी जो बताना होगा। पुलिस वाले जब ये बयान सुनते हैं तो उन्हें लगता है कोई मानसिक रोगी तो नहीं। इतनी ही देर में महिला पुलिस भी आ जाती है। महिला पुलिस इसे गिरफ्तार करती हैं, चूँकि इसके ऊपर कहीं ना कहीं अब डाउट हो भी रहा था। थाने लाती हैं, वहाँ पे पूछताछ किया जाता है। पूछताछ में जो वहाँ के डीएसपी आते हैं प्रमोद कुमार, जब उनसे पूछा जाता है, मतलब जब प्रमोद कुमार पूछते हैं मोनिका से कि तुम्हारा पति कहाँ है, क्या कुछ हुआ है, सच सच बता दो, तो इतना कहने पे फिर से वही बात कि चाय बिस्कुट मंगा दो, सारी बातें बता दूंगी। अब डीएसपी भी जब ये बात सुनते हैं तो उन्हें भी बड़ा अजीब लगता है कि किस तरह की पागल महिला है। बहरहाल और कोई चारा भी नहीं था, चाय बिस्किट मंगाई जाती है, ये चाय बिस्किट खाती है और खाने के बाद तुरंत कहती है कि मैंने उसे मार दिया। अब ये शब्द जब पुलिस वाले सुनते हैं तो एक तरह से उनकी हवा खराब, कि पहले ये चाय बिस्किट की बात कर रही थी, अब कहती है कि मैं मार दिया। फ़ौरन पुलिस वाले पूछते हैं कि अच्छा बताओ कहाँ मारा और लाश कहाँ है। अब जब ये बात कहते हैं तो एक अजीब तरह की स्माइल करती, स्माइल करने के साथ कहती है कि मैं जिस बेड पे बैठी थी मेरे घर में, उसी बेड के नीचे वो है। अब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं और फ़ौरन एक टीम लेके उसी घर पे जाते हैं, बेड को खिसकाते हैं। खिसकाने के बाद फ़ौरन देखते हैं तो नीचे की जो मिट्टी है वो कुछ उखड़ी हुई थी। फ़ौरन फावड़ा मंगाते हैं, मंगाने के बाद खुदाई करते हैं और खुदाई करने के बाद अंदर से उमेश की लाश निकालते हैं। अब उमेश की लाश जब माँ बाप देखते हैं तो उनका तो रो रो के बुरा हाल। बहरहाल पुलिस वाले माँ बाप को समझाते हैं, ढाढ़स बंधाते हैं, उमेश की लाश को कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। और अब बारी थी मोनिका से सख्ती से पूछताछ करने की, उसने कत्ल क्यों किया। मोनिका से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो अंत में मोनिका अपनी कहानी बताती है और कहती है कि इस आदमी ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। न इसके पास पैसे हैं, न कमाता है, न मेरी इच्छा पूरी करता है, न बच्चों की इच्छा पूरी करता है। इसने भैंस बेची थी, अगर पैसे मैं इससे ना लेती तो ये उस पैसों से शराब पी लेता या फिर कहीं उड़ा देता, इसलिए पैसे मैंने अपने पास लेके रख लिए। ये आता है, आने के बाद सुबह सुबह मुझसे पैसे मांगता है, मैंने पैसे नहीं दिए तो इसने मुझे 2 थप्पड़ मार दिए। एक तो ये कमाता नहीं, ऊपर से इसने मुझे थप्पड़ मार दिए। अब इसी चीज़ में मुझे इस कदर गुस्सा आया कि मैंने उसी वक्त इसका कत्ल करने का इरादा बना लिया था। अब इरादा बन चुका था, लेकिन कत्ल किसी आदमी का करना ये अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल काम होता है एक महिला के लिए। इसीलिए जो मोनिका थी
ये इसके दोबारा लौट के आने के और सोने का इंतज़ार करती है। ये अभी इसी पिछले बुधवार को लौट के आता है, आने के बाद सोता है और जैसे ही ये सोता है मोनिका फ़ौरन उसके सीने पे जाके बैठ जाती है और इससे पहले कि उसे कुछ समझ में आता ये उसी के गले में फंसे गमछे से उसका गला घोंट देती है। अब गला घोंट देती है, गुस्से में कत्ल भी कर चुकी थी, लेकिन अब जान रही थी कि अगर ये मामला बाहर गया तो कहीं ना कहीं मैं फंस जाऊंगी और कहीं ना कहीं जेल हो जाएगी। इसीलिए अब लाश को ठिकाने लगाने के लिए तरह तरह के उपाय सोचती है और अंत में जब देखती है कि इस लाश को कहीं बाहर नहीं ठिकाने लगा सकती तो अंत में उस लाश को उसी घर में गाड़ने का, दफनाने का फैसला करती है। लेकिन फिर वही बात थी कि अगर घर में कुछ खुदाई होगी तो देखने वाले जान जाएंगे कि कुछ खुदाई हुई है, फिर भी फंस जाऊंगी। इसीलिए वो अपने बेड के नीचे लाश को घिसरा के लेके जाती है और वहीं गड्ढा खोदती है जहां उसका बेड लगा हुआ था। गड्ढा खोदती है, खोदने के बाद लाश को उसी में दफन करती है, उसी के ऊपर बेड रखती है। रखने के बाद अपने बच्चों समेत उसी बेड पे सो जाती है और अगर ये मामला ना खुलता तो दोनों बच्चे और ये ताउम्र उसी बेड पे सोती। बहरहाल जो वहाँ के डीसीपी प्रमोद कुमार हैं अभी इस मामले में एक दूसरा एंगल भी खंगाल रहे हैं। हालांकि एक हफ्ते तक मैंने वेट किया, इसमें कोई दूसरा एंगल नहीं मिला। दरअसल किसी महिला को एक पुरुष को मारने में थोड़ा मशक्क़त लग सकती है। जहाँ तक चांस उस टाइम तक बन रहा था कि शायद कोई दूसरा आदमी हो या फिर कोई लव अफेयर हो, लेकिन इसमें जब जांच हुई तो ये क्लियर हुआ कि जो उमेश यादव था बड़ा पतला दुबला था, वहीं जो मोनिका थी हट्टी कट्टी थी और सोते हुए ही इसने हमला किया। तो संभव है कि इसने अकेले ही कत्ल किया हो, क्योंकि सारी जांच पड़ताल में अभी कहीं भी लव अफेयर या फिर ऐसा कोई मैटर नहीं निकल के सामने आया। बहरहाल अभी इससे पूछताछ की जा रही है। कोर्ट अभी इसमें इंटरफेयर नहीं की है, ना ये मामला भी कोर्ट में गया है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। लेकिन इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दीजिएगा। तो इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।